Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Lit, CLAT PG, NLSET, DU LLB and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखो आज के द हिंदू में ना बहुत ही वेग आर्टिकल्स आए हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, जो कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2-3 आर्टिकल्स हमने द हिंदू के उठाए हैं, बाकी कुछ आर्टिकल्स जो पुराने 2-2.5 महीने में हमने देखे हैं और जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो वो सब हम यहाँ पे मिला के डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप क्लैट पॉइंट के किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन से जाके इन कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड वहाँ पे मॉक टेस्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारे बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं 2023-2024 के लिए। चाहे फिर क्लैट की बात हो, क्लैट पीजी की बात हो, DU LLB की बात हो, NLSET की बात हो, A-Lit की बात हो, तो आप इन सभी में इनरोल करने के लिए जो मैंने आपको बताया उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। पुतिन मोबिलाइज मोर ट्रूप्स, सेज न्यूक्लियर थ्रेट नॉट अ ब्लफ। देखो अभी बीच में उड़ती उड़ती खबर ये आ रही थी कि यूक्रेन जो है भैया वो टेरिटरी वापस गेन कर रहा है और रशिया जो है वो ढीला पड़ रहा है, यही सुन रहे थे ना हम। तो भैया पुतिन क्या करना चाहते हैं कोई नहीं समझ सकता है। अभी SCO की मीट हुई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया दोनों ने ही थोड़ा थोड़ा इनसे कहा था कि थोड़ा कम कर दो, ये जो वॉर वाली सिचुएशन है इसको थोड़ा, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो यही कहा गया था कि वॉर को शांत करने की तरफ काम करिए। लेकिन जैसे ही पुतिन साहब वापस पहुंचे रशिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भैया 3 लाख रिजर्विस्ट टू फाइट इन यूक्रेन के लिए इन्होंने भेज दिया है, मतलब अपनी फोर्सेस को और वहां पे बढ़ा दिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट जो मैंने आपको बोला था ना, कोई ब्लफ कॉल नहीं किया था। जैसे ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट हम कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जो है वो कह रहा था कि ये भाई ब्लफ है, नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो उसी पे जो है पुतिन ने कहा कि इट्स नॉट अ ब्लफ। देखिए आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए यूएस का तुरंत स्टेटमेंट आया है। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने ये बोला है कि रशिया जो है वो बस फर्जी धमकी दे रहा है रिगार्डिंग आपका न्यूक्लियर थ्रेट, और ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। अभी देखो रशिया और यूएस ये सब तो कहानी है, मैंने आपको पहले ही पूरा डिटेल में बता रखा है। एक्चुअली यूएस कर क्या रहा है, यूएस इज जस्ट ट्राइंग टू, मतलब आप कह सकते हो कि भड़काने की कोशिश कर रहा है रशिया को, कि रशिया जो है अपनी जो भी सबसे ज़्यादा सीमा है वो क्रॉस करता जाए, जिससे कि क्या होगा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि आज के डेट में इंडिया जो है वो रशिया के सपोर्ट में भी नहीं है लेकिन अगेंस्ट में भी नहीं है। लेकिन जहाँ न्यूक्लियर थ्रेट या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर इन सब तरीकों की चीज़ों का यूज़ कर लिया रशिया के द्वारा, तो ना ही आप चाइना ना ही आप इंडिया को देखेंगे कि वो इनडायरेक्टली भी रशिया को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से अगर कुछ और बड़ा स्टेप रशिया ने उठा लिया या और कुछ ज़्यादा क्राइसिस कर दी या बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है रशिया की वजह से, तो उसमें भी फिर रशिया को और बुरा हो सकता है। तो यूएस तो पूरा का पूरा कोशिश यहाँ पे यही कर रहा है कि किसी भी तरीके से रशिया को जो है वो पंप अप किया जाए। आप यही सेम केस ना यूएस का देख सकते हो ताइवान और चाइना के मामले में। अब यहाँ पे देखो ताइवान में नैन्सी जी गई थी, वो क्या था, वो चाइना को भड़काने की कोशिश थी। और यूएस तो चाहता है कि चाइना अटैक कर दे ताइवान के ऊपर, यूएस तो यही चाह रहा है, जिससे कि चाइना की भी इकोनॉमी डामाडोल हो और फिर वो ताइवान को हथियार सप्लाई करे और जो ताइवान है वो भी भैया लड़ाई झगड़े अच्छे से कर ले, थोड़ा सा क्राइसिस को लंबा खींचे। तो यूएस का ये प्रॉब्लम रहता है। देखो वो हर तरफ ना, अभी अब इंडिया के लिए हम सोचते हैं यूएस बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के लिए भी यूएस अच्छा नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी कि उन्होंने यार पाकिस्तान को जो है वो फाइटर जेट्स के लिए सामान दे दिए हैं। भाई आपको पता है पाकिस्तान जो है टेररिस्ट कंट्री है, आपको ये भी पता है कि आप ही वहाँ से टेररिस्ट पकड़ के मारते हो, आपको ये भी पता है कि वहाँ की हालत क्या है, आपको ये भी पता है कि वो इंडिया के ऊपर उसका यूज़ कर सकता है, स्टिल आप उनको पंप अप कर रहे हो, आप उनको सामान दे रहे हो। तो यूएस की ये पॉलिसी रहती है, इसीलिए यूएस को कोई भी रिलायबल पार्टनर नहीं मानता है। इंडिया के लिए यूएस जो है ना वो कभी भी एज ए रिलायबल पार्टनर नहीं रहता है। तब भी इंडिया के रिलेशन अभी बेटर हुए हैं यूएस से, लेकिन आप अभी भी बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हो। इवन जब बांग्लादेश वाला जो 71 वाला वॉर था,
आपको मैंने बहुत बार बताया है, यूएस जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया था। देवर गोइंग टू फाइट विद देम, उनकी शिप भी निकल चुकी थी। तभी रशिया बीच में आया और उसने कहा कि भैया अगर आप आओगे तो फिर हम भी इंडिया का सपोर्ट करेंगे, फिर देख लेना। तो वहाँ से फिर जो है यूएस को इस वॉर से अपने आप को पीछे खींचना पड़ा था। लेकिन यूएस जो है वो इंडिया के बैकस्टेपिंग काफ़ी बार कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक न्यूज़ आज ही की न्यूज़पेपर से थी। अ सेंचुरी लेटर निजाम स्वॉर्ड सेट टू रिटर्न टू इंडिया। देखो ये क्या है, 14th सेंचुरी की ये एक स्वॉर्ड है जो कि भारत में वापस आ रही है। पहले ये ब्रिटिश जनरल जो हैं 20th सेंचुरी में उनके द्वारा वहाँ पे लेके गई थी। कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने भी देखो ये ऐसी न्यूज़ होती है ना जो कोई ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री में पढ़ी हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया में कुछ हो रहा है। तो 14th सेंचुरी की स्वॉर्ड थी दैट वाज सोल्ड इन हैदराबाद टू ब्रिटिश जनरल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो मैं सही बोल रहा था। ये ग्लासगो लाइफ जो है उनके द्वारा इंडिया को वापस करी जा रही है। ग्लासगो लाइफ जो है वो ग्लासगो म्यूजियम जो है ब्रिटेन का वो देखता है। अभी ये देखो इसकी कहानी ये बताई जा रही है कि जो ये तलवार थी, भारत देखो ऐसे भी आरोप लगते थे कि यार ये चुराई गई थी इंडिया से, लेकिन जो ये ग्लासगो लाइफ है ये बता रहा है इसके इतिहास क्या है कि ये परचेज करी गई थी 1905 में जनरल सर आर्ची बार्ड हंटर के द्वारा। कमांडर इन चीफ बॉम्बे कमांड के उस समय होते थे फ्रॉम महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यामिन। तो उनके थ्रू ये खरीदी गई थी। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है भारत में वापसी करेगी। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स जो हैं बहुत न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने में, और उनको हम थोड़ा सा रिवाइज फॉर्म में आज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू से कुछ अच्छे आर्टिकल्स निकले नहीं। फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस उठाया तो कुछ नया नहीं निकला, वही पुरानी चीज़ें थी। तो इससे बेटर मुझे लगा ये कुछ आर्टिकल्स हम रिवाइज कर लेते हैं। तो G20 बहुत न्यूज़ में था, G20 एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो लेट 1990s में मैक्सिकन, एशियन एंड रशियन इकोनॉमी का बहुत ही डामाडोल हालत हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या, जो ये G8 कंट्रीज थी ना, जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप था, उनको ये रियलाइज हुआ कि भैया सिर्फ हम डेवलप करेंगे ना, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हमें इन जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको भी साथ लेके चलना होगा। और उसी के बाद इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया जिसका आप नाम कह सकते हो G20। पहले G20 जो है बेसिकली इकोनॉमिकली चीज़ों पे डील करता था कि भाई वर्ल्ड में ट्रेड एंड टाइज ये सब अच्छे तरीके से हों, लेकिन विद द टाइम जो है वो G20 आप कह सकते हो कि अपग्रेड हो गया है और अब हर मुद्दों पे यहाँ पे बातें होती हैं। G20 ग्रुप के अंदर जो है वो कंट्रीज आपकी हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ये भी ध्यान रखना, लास्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन एज ए ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्पेन जो है और IMF, एशियान अफ्रीकन यूनियन, UN जो है इसके परमानेंट इन्वाइटीज़ हैं। तो ये G20 कंट्रीज़ हैं और इस तरीके से ये फॉर्म हुई हैं, ठीक है। G20 का जो मेंबर आज की डेट में अगर आप देखो तो 80% ऑफ वर्ल्ड की GDP G20 के मेंबर्स के अंडर में है। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसके अंडर में है। 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इसके अंडर में है। 1999 में ये फाउंड हुई थी और 2011 से जो है, पहले इसमें लीडर्स नहीं मिलते थे, आपके गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर ये लोग मिल जाते थे। फिर क्या हुआ, 2011 से G20 की समिट जो है वो एनुअली होने लगी और डिसाइड हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट भी फाइनली हर साल मिलेंगे। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, हर चेंज होती है। 2023 में ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी और हम ही G20 को होस्ट करने वाले हैं। 2022 में इंडोनेशिया के पास है, 2021 के अंदर ये इटली के पास थी। इसमें ये कैसे डिसाइड होता है कि किस सब्जेक्ट पे बातचीत होगी, तो उसके लिए एक ट्रॉयका बनता है। ट्रॉयका क्या होता है गाइस? ट्रॉयका इज समथिंग कि इसमें 3 कंट्रीज का ग्रुप होता है, जैसे कि 2021, 22 और 23 ये तीनों कंट्रीज मिलकर ट्रॉयका बनाएंगी। तो ये डिसाइड करेंगे कि क्या मुद्दा जो है वो उठने वाला है। कहीं पे इनका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। इस तरीके की क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है।
ये जो है शेरपाज से थ्रू चलती है। भारत को रिप्रेजेंट जो है वो इंडिया का कोई शेरपाज जो है वहाँ पे करते हैं। इनका नाम आपको मैंने बहुत बार पूछा है, आई होप आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में सर्च करके लिखो। तो भारत के जो शेरपाज हैं G20 के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारी बातें होती हैं वो हमारे एंड से वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, चलिए G20 का यही है बस, और क्या। ठीक है, इसके बाद एक ब्रू कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं। अगस्त की ये न्यूज़ थी। ब्रू कम्युनिटी जो है ना काफ़ी न्यूज़ में रहती है। देखो एक्चुअली ये कम्युनिटी जो है ना, ये कहाँ की इंडिजियस कम्युनिटी है, ये मिज़ोरम की इंडिजियस कम्युनिटी है। ठीक है, पर हुआ क्या था 1997 के आसपास इस ब्रू कम्युनिटी को वहाँ के लोग जो हैं वो अपना नहीं मानते थे। मिज़ोरम के लोग जो हैं वो अपना नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ये बाहर के लोग हैं। और फिर वहाँ पे काफ़ी सारा वायलेंस जो है वो इनके अगेंस्ट में छिड़ गया। ये कम्युनिटी जो है वहाँ से भाग के त्रिपुरा सेटल हो गई। त्रिपुरा में एक जगह थी जहाँ पे ये लोगों ने कैंप बना के रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे भी इनको एज ए स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया जाता था, बाहरी कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। न्यूज़ में तब आया जब यहाँ कम्युनिटी के कुछ लोग खाने पीने की वजह से मरने लगे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, स्टेट ऑफ मिजोरम वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद मेन एग्रीमेंट हुआ त्रिपुरा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजोरम ये ब्रू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में। इसमें ये हुआ कि भैया इनको परमानेंट सेटलमेंट बना के दिया जाएगा, सरकार इनको भत्ता भी देगी, सरकार इनको पैसा भी देगी, और उसके थ्रू जो है ये खा सकते हैं खाना पीना। जैसे कि मंथली राशन जो है ये 2 साल के लिए 5,000 रुपये का दिया जाएगा। ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट जो है वो अगेंस्ट द लैंड जो है वो 4 लाख, इस तरीके की और भी बहुत सारी स्कीम्स थी। तो ब्रू कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। अभी इनको इंडिपेंडेंस डे तक अपना सेटलमेंट मिल गया था, तो उसी के लिए न्यूज़ में थी। ठीक है, अभी देखो अफ्रीकन चीता बहुत चल रहा है। तो हो क्या रहा है ना, देखो जितने भी न्यूज़ वाले ना वो अभी क्या दिखा रहे हैं, मोदी जी की फोटो और अफ्रीका चीता, है ना। पर एग्जाम में ये नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन फंस सकते हैं ना थोड़े ट्रिकी हैं, तो उसको समझते हैं। पहले क्या हुआ था, देखो हमारे देश की जो कोर्ट्स है ना, उन्होंने मना कर दिया था कि फॉरेन चीता जो है वो भारत में नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न ये बताया गया था कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि फॉरेन चीता जो है वो भारत में आके यहाँ की जो परिस्थिति है इससे अडेप्ट नहीं हो पाएगा, और फिर वो भी मर जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएगा। फिर बाद में हमारी कोर्ट ने इसके ऊपर से जो बैन था वो हटा लिया था, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस जो है वापस से चालू हो गई थी। तो पालपर कुन्नो सेंचुरी जो है MP की, उसके अंदर जो है ये चीता लाए गए हैं। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट भारत से जो एशियाटिक चीता थे ना वो 1952 में हो गए थे। वैसे आपको ये भी जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि एशियाटिक चीता भारत में ख़त्म कैसे हो गए। देखो इनको ना 3-4 चीज़ें हैं इसके पीछे। आप थोड़ा सा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आप जानेंगे। एशियाटिक चीता को ना ब्रिटिशर्स भी भारत से काफ़ी ज़्यादा लेके गए थे। क्यों लेके गए थे, वहाँ पे ये लोग रेस कराते थे, और उस रेस के अंदर जो है एशियाटिक चीता सबसे तेज़ दौड़ता ही था, तो वो एक रेस के लिए मनोरंजन के लिए लेके गए थे। उस समय ना देखो शिकार विकार पे तो बैन होता नहीं था, तो लोग ना राजा जो हैं वो मज़े के लिए भी एशियाटिक चीता को मारते थे। तीसरी चीज़, जो राजा लोग थे उसको शिकार में भी यूज़ करते थे, क्योंकि ये बहुत फास्ट भागता है, तो इसकी वजह से फिर ये बेट की तरह एज इसको यूज़ किया जाता था। और इवन आपको ताज्जुब होगा, थोड़ा सा सर्च करना तो आपको ऐसी इमेजेस दिखेंगी जैसे लोग बंदर को घुमाते हैं ना, ऐसे लोगों ने इनके गले में बेल्ट डाल रखी है और लेके जगह जगह पे घूम रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें एशियाटिक चीता के साथ हुई थी, और इसीलिए एक्सटेंट हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि अपने आप एक्सटेंट हो गया है। अब क्या हुआ है, हम अफ्रीकन चीता भारत में लेके आ रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता? जिन्होंने अभी तक नोट्स में ये चीज़ नहीं डाली है, डाल लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ कि IUCN रेड लिस्ट में जो अफ्रीकन चीता है वो किस कैटेगरी में है, तो ये वनरेबल की कैटेगरी में है। एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। अभी सिर्फ और सिर्फ ईरान में आपके एशियाटिक चीता जो है वो पाए बचे हुए हैं। साइट्स का स्टेटस है अपेंडिक्स 1 में है, और एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, हैबिटेंट का कोई इतना पूछेंगे नहीं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नॉलेज के लिए जान लो, बिगर इन साइज होते हैं एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में, थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, थोड़ा लाइट कलर के होते हैं, स्मॉलर होते हैं, कैट लाइक अपीयरेंस होती है। बहुत जो एशियाटिक चीता होते थे ना काफ़ी छोटे होते थे साइज में, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एज ए मतलब आप कह सकते हो कि लोग एज ए पेट की तरह भी रख लेते थे। इमेजेस मैंने देखी है, मैं तो उसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ पास्ट में हुई है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो है, आज के जो फॉरेन वाला पेज है ना हिंदू का, उसमें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक आर्टिकल भी मिल जाएगा।
तो यही हमने फिर से कवर कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी इसकी मीट भी हुई थी। तो द रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये क्या है मामला? देखो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, ठीक है। 2020 में ये होने वाली थी, लेकिन तब से डिले हो गया था कोविड एंड ऑल के बाद, तो रिसेंटली अभी ये हुई थी। हुआ क्या, फिर कोई इस पे जो है ना निष्कर्ष नहीं निकला। ये ट्रीटी या फिर आप कह सकते हो कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ना, ये समय समय पे होती रहती हैं, बट अब पिछले कुछ समय से ना इसके ऊपर कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उस पर हम आएंगे, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे जानते हैं। देयर वॉज अ टाइम जब ये एनपीटी की कॉन्फ्रेंस होती थी, अराउंड 70s में आप ले लो, तो भारत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस पर नज़र रखता था। भारत को काफ़ी ज़्यादा इसमें एक सेंटर ऑफ अटेंशन माना जाता था। ये हर 5 साल में उस समय होती थी, अंडरटेक अ रिव्यू ऑफ द ट्रीटीज इम्प्लीमेंटेशन एवरी 5 years। एनपीटी मतलब देखो सिंपल सा जो शब्द है कि कोई भी न्यूक्लियर पावर का जो है मिसयूज ना कर सके, और इसी से रिलेटेड गाइडलाइंस जो हैं अलग अलग समय पे लोग लाते थे। तो जो 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस इसकी शेड्यूल थी ना 2020 में, वो अभी हुई थी इसी मंथ के स्टार्टिंग में आई थिंक, या फिर लास्ट मंथ के एंड में। वो डिले क्यों हो गई थी? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2 साल आगे चला गया मामला। देखो भारत जो है पहले बहुत बार न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स अपने टेस्टिंग करता था, बनाने की कोशिश करता था, लेकिन यूएस या और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो नहीं चाहते थे कि भारत बनाए, तो भारत को समय समय पे रोका जाने लगा। बट फाइनली जो है पोखरण 2, आपने मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर, है ना, तो पोखरण 2 करके जो है अब्दुल कलाम साहब के अंडरमैन आर चिदम्बरम और द चीफ कोऑर्डिनेटर्स ऑफ पोखरण 2, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मदद से जो है भारत ने अपने आप में जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड एवरीथिंग का टेस्ट कर डाला, और भारत भी जो है एक न्यूक्लियर पावर देश बन गया था व्हेन इंडिया बिकेम न्यूक्लियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही हमने ये टेस्ट किया था ना, हम पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए थे। हम पे जब सैंक्शंस लगे थे तो ये सैंक्शंस जो है 1998 से लगने शुरू हो गए थे, बट अगले ही 4-5 साल में यूएस ने वो सैंक्शंस हमारे ऊपर से हटा लिए। इसके पीछे 2-3 कारण थे। कारण ये था, ये देखो चाइना की जो प्रेजेंस है ना वो बढ़ रही थी एशियन कंट्री, मतलब इधर इंडो पैसिफिक में और इधर एशियन कंट्रीज में। तो यूएस को ये लगा कि इंडिया इज द आंसर, तो इसीलिए यूएस ने क्या किया कि भाई भारत के ऊपर सैंक्शन धीरे धीरे खत्म कर दिए, और इतना उसका कोई रिपरकशन हुआ नहीं। फिर 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव भी साइन हुआ, ठीक है। अब देखो पहले एनपीटी के जो भी मीट्स होती थी, ये जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती थी, इसमें बहुत कुछ कंक्लूजन निकलता था। क्यों निकलता था? देखो अमेरिका और यूएसएसआर जो है ना, ये दुश्मन तो हमेशा से रहे, लेकिन ये एनपीटी की जब भी मीट होती थी या फिर जब भी कॉन्फ्रेंस होती थी ना, ये दोनों कंट्रीज साथ बोलते थे। इनका ये होता था कि भाई हम लोगों के पास है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, अब किसी और के पास ना हो, तो ये बाकी सभी कंट्रीज पर प्रेशर्स डालते थे कि भाई मत करो मत करो, कोई नहीं कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखने को ये मिल रहा है कि रशिया यूएस इस पॉइंट पे भी आके एक दूसरे के अगेंस्ट में हो चुके हैं, और इसीलिए इस मीट का ना कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकल के नहीं आता है। जैसे कि 9th रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2015 में हुई थी, दैट ऑल्सो एंडेड विदाउट एन एग्रीमेंट, ठीक है। और रशिया ने ऑब्जेक्ट किया था कि अभी रशिया को फिर से आरोप लगाए गए कि आपने यूक्रेन की काफ़ी सारी टेरिटरी अपने अंडर में ले रखी है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग के बहुत सारे प्लांट्स बने हुए हैं, तो कुछ भी अगर मिसहैप हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रशिया ने इस बात को भी नजरअंदाज किया, उन्होंने कहा कि भैया हम तो ढंग से देख ही रहे ना, आप हम पे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। तो इस तरीके से कुछ खास चीज़ें निकल के आई नहीं। देखिए आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन यूक्रेन देखिए, और ये मोस्टली आज की डेट में जो है रशिया के अंडर में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये चीज़ें जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में थी। तो वी हैव डिस्कस दिस, जिससे कि आपको जो है इस पर भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में लास्ट वीक की ट्रीटी या फिर ये मीट जो है ये हुई थी, ठीक है। इसके बाद हमने एक स्कीम के बारे में कुछ दिन पहले पढ़ा था, वन नेशन वन स्कीम। ये क्या था? देखो ये इमेज से ही आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको कितने अच्छे से ये पूरा आर्टिकल समझाया था। देखो वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो ये स्कीम है, ये अक्टूबर 2, 2022 से इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट है। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके डायमोनियम फॉस्फेट हैं, म्यूरेनेटर ऑफ पोटाश हैं, ये सब एक सिंगल ब्रांड नेम के अंडर सेल्ड होंगे, ठीक है। चाहे यूरिया हो, ये सब क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो सारे फर्टिलाइजर्स जो है ना, दे आर गोइंग टू सोल्ड अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम, जिसका नाम इस तरीके से होगा जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, ठीक है। और ये सारा जो ये प्रोसेस है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है
प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, उसके अंडर में करा जाएगा। ठीक है, 2/3 ऑफ द प्रिंटेबल एरियाज ऑन द बैग में ये सारी चीजें ऑक्यूपाई होंगी। 1/3 में फर्टिलाइजर कंपनी जो इसको बनाती है वो लिख सकती है। अब देखो आपके दिमाग में काफी सारे थॉट्स आ रहे होंगे, जैसे कि मान लो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, तो ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो सर ये प्राइवेट कंपनी बिजनेस कर रही है, इसके ऊपर सरकार अपना नाम क्यों लिख रही है, ये किस अधिकार से लिख रही है? तो देखो आपको मैं कुछ इस पर फैक्ट्स बताता हूँ। फर्टिलाइजर्स के अंदर ना सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, और ये सब्सिडी सरकार अच्छे खासे मात्रा में देती है, लेकिन बहुत बार किसानों को ये पता नहीं होता है कि ये फर्टिलाइजर हमें सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार इसकी पेमेंट कर रही है। जैसे कि फिलहाल फर्टिलाइजर के दाम और बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार ने इसकी कीमत नहीं बढ़ाई है, सरकार ने इसमें अपनी सब्सिडी और बढ़ा दी है जिससे किसानों को पुराने ही रेट पे मिले। तो सरकार ये चाहती है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं किसानों के लिए, तो किसानों को पता भी रहे कि हाँ भाई ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा देखो सरकार का इस पे गोल ये कि भाई इससे जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की ब्रांडिंग होगी और आराम से चीज़ें बिकेंगी। तीसरी प्रॉब्लम देखो एक होती थी कि भाई कभी कभी क्या होता था, किसान कहते थे कि भाई नॉर्थ का किसान है वो कहता था कि साउथ का फर्टिलाइजर हमें चाहिए। अब क्या होगा कि हर जगह जब यही सैंपल बिक रहा है, एक ही ब्रांड बिक रहा है, नीचे छोटा सा कोई कंपनी का नाम लिखा है, तो फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फ्रेट की कॉस्ट आती थी ना सरकार को, वो भी सरकार पे करती थी कि भाई साउथ का फर्टिलाइजर इधर आ रहा है, तो वो पैसा भी सरकार को सब्सिडी में देना पड़ रहा है, तो वो भी बचेगा। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर वाला स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसे मैंने आपको वैसे भी पूरा डिटेल में बताया हुआ था, जस्ट कि मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको रिपीट करा देते हैं जिससे कि आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यान रहे। ठीक है, इसमें देखो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, प्राइवेट ट्रेडर्स का आप नुकसान कर रहे हो। कल को जैसे अब प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि यार फिर हम तो बिजनेस ही बंद कर देते हैं ये वाला, जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। आप सोचो कि जब रिबॉक एंड पूमा की टी शर्टों का डिफरेंस बंद हो जाएगा, तो क्या रिबॉक और पूमा टी शर्ट छापेंगे भी? वो कहेंगे अभी कुछ भी बना के दे दो भाई, जब कंपनी की ब्रांडिंग ही नहीं हो रही है। तो वो वाली चीज़ है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसका अल्टरनेट जो है जानकारी कहते थे कि अगर सरकार को बताना ही है जनता को कि भाई हम आपकी सब्सिडी देके मदद कर रहे हैं इसमें, तो आप डीबीटी करिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए। प्राइम मिनिस्टर जी ने अकाउंट सबके खुलवाए ही हुए हैं, उस अकाउंट में सरकार पैसा भेज दे और जो एक्चुअल कीमत है किसान उसी कीमत पे उसको खरीदे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया था। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।